अब हम बात करते हैं किसकी, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल के अंदर कितने परसेंट है, 78% सर्वाधिक नाइट्रोजन। उसके बाद में 21% ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी है, 21%। उसके बाद में फिर अपना नंबर आता है कार्बन डाई आर्गन का 0.93% कितना है, आर्गन 0.93%। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है, 0.33%। अक्रिय गैसें जो है 1% है। अक्रिय गैस में कौन कौन सी आती हैं, दुर्लभ गैस होती हैं, उत्कृष्ट गैस होती हैं और नोबेल गैस होती हैं। इनमें अक्रिय गैसें कितनी है, 1%। इनमें आते हैं अपने हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जीनोन। कौन सी, एक्स या जीनोन। ये कितनी है, 97 × 10⁻⁻⁶%। अक्रिय गैसों में सर्वाधिक कौन सी है, जीनोन। कितनी है, 97 × 10⁻⁻⁶। बहुत कम मात्रा में जीनोन है। अक्रिय गैसों में सर्वाधिक कौन सी है, अपने आर्गन। आर्गन की परसेंटेज कितना है, 0.93% है। आर्गन 0.93%, जीनोन 0.97 × 10⁻⁻⁶% है। कौन सी गैस, जीनोन गैस। रेडोन जो होती है एक अक्रिय गैस है। रेडोन कैसी गैस है, अक्रिय गैस है, जो वायुमंडल में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय गैस है। रेडोन, रेडोन जो होती है रेडोन गैसीय वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में स्वतंत्र अवस्था में होती है। कैसी अवस्था में होती है, स्वतंत्र अवस्था में होती है। रेडोन गैस एक अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। यह कैसी होती है, रेडियो एक्टिव। कैसी होती है, रेडियो एक्टिव गैस होती है। रेडोन गैस कैसी होती है, रेडियो एक्टिव गैस होती है। ये तो हो गई अपने गैसों की बात। अब प्रदूषक जो फैलाती हैं गैसें, वायुमंडल को प्रदूषित करने वाली गैस, वायुमंडल को दूषित या प्रदूषित करने वाली गैसें इम्पोर्टेंट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये किससे उत्पन्न होता है, वायुयान जो होते हैं, एरोप्लेन जो होते हैं, उनका धुआं, मोटर वाहनों का धुआं, उससे क्या होता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें रिलीज होती हैं। CH4, मीथेन गैस। कौन सी होती है, मीथेन गैस, जो वायुमंडल को प्रभावित करती है। SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। NO2, नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बताया था कितनी होती है, 0.33% होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.33%। वायुमंडल को दूषित कौन कौन सी गैस करती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन गैस, SO2, NO2, CO2। सर्वाधिक प्रभावित करती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इन वायुमंडल की जो प्रदूषित गैस हैं, इनके द्वारा क्या होता है, अपनी जो ओजोन परत है, कौन सी, ओजोन परत है, जो समताप मंडल के पास में पाई जाती है,
उस ओजोन परत को क्या करती है, क्षति पहुंचाते हैं। अब ये कैसे, युद्ध की स्थिति में, परीक्षणों की स्थिति में, बमों का जो परीक्षण करते हैं। दूसरा, गंधक, पोटास ये जो यूज करते हैं, इसकी वजह से मोटर वाहन जो होते हैं उनकी वजह से, धुएं से, और चिमनियों का धुआं जो निकलता है ईंट भट्टों पर, उनसे, और उद्योग धंधे जो भी चल रहे हैं, इंडस्ट्री जो चल रही हैं, उद्योग धंधे जो हैं, उनसे जो से अपने SO2, NO2, CO2 ये प्रदूषित गैसें क्या है जो वायुमंडल में छोड़ते हैं। अब जो दूषित गैसें हैं वे वायुमंडल में क्या करती हैं, अपने ओजोन परत को लगातार क्षय कर रही हैं, जिसकी वजह से अपने पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है और मौसम का जो सिस्टम है वो चेंज होता जा रहा है। गर्मियों के दिनों में गर्मी नहीं पड़ना, सर्दियों के दिनों में सर्दी नहीं पड़ना, बारिश के टाइम बारिश नहीं होता, ऋतु का भी लगातार परिवर्तन हो रहा है। आपदा जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है, हरियाणा है, पंजाब है, उनमें जो बाढ़ आ रहा है, भूस्खलन हो रहा है और भूकंप जो आ रहे हैं, ये सारे जो प्रोसेस है किसकी वजह से हो रहे हैं, हमारे वायुमंडल के प्रदूषण होने की वजह से। अब दूषित वायुमंडल की गैसें ज़्यादा बढ़ती जाएंगी तो अपना जो से इकोसिस्टम है वो लगातार प्रभावित हो रहा है। अब हम बात करते हैं किसकी, तत्वों की। तत्व जो होते हैं उनकी उपस्थिति ब्रह्मांड में जो है किस प्रकार से है। अब कौन कौन से 108 तत्व हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरम, टंगस्टन, ये जो अलग अलग हैं। अब पृथ्वी पर कितना है, शरीर के अंदर कौन से तत्व, अपना जो शरीर है वो तत्वों से तो मिलके बना है। कौन कौन से हैं शरीर के अंदर, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, फेरम है, कैल्शियम है, पानी है, H2O, ये सब कुछ क्या है हमारे शरीर के अंदर है। अगर हम वायुमंडल की बात करें तो कौन कौन से हैं, हम सर्वाधिक की उपस्थिति किसकी है, नाइट्रोजन की है, कितनी है, 78% है। ऑक्सीजन की कितनी है, 21% है। आर्गन की कितनी है, 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी है, 0.033% है। पृथ्वी पर हम बात करें तो पृथ्वी पर सर्वाधिक क्या है, अगर पृथ्वी पर हम बात करते हैं तो पृथ्वी पर भी क्या है, ऑक्सीजन है 49.9%। लेकिन अगर वायुमंडल की बात करते हैं तो क्या है, नाइट्रोजन कितनी है, 78%। उसके बाद में सिलिकॉन कितनी है, 26%। एल्युमिनियम कितना है, 7.5%। तत्व की बात कर रहे हैं। फेरम कितना है, 4.5% लोहा। और 80 यानी कि टंगस्टन बोल देते हैं उसको, वो कितना है, नगण्य। अब मैं लिख के बता देता हूँ आपको। पृथ्वी पर सर्वाधिक तत्व, सर्वाधिक कितना है, ऑक्सीजन 49.9% है। ऑक्सीजन कितनी है, 49.9%। पृथ्वी पर सर्वाधिक तत्व कौन सा, ऑक्सीजन 49.9%। सिलिकॉन कितना है, 26% है। एल्युमिनियम कितना है, 7.5% है। फेरम कितना है, 4.5% है। और 80 क्या है, नगण्य। अगर हम शरीर की बात करें, यही शरीर में सर्वाधिक तत्व की बात करें तो शरीर में सर्वाधिक क्या है, ऑक्सीजन कितना है, 50 से 60%। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 50 से 60% है। कार्बन की मात्रा कितनी है, 20% है। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, 4 से 5% है। और फेरम की मात्रा कितनी है,
हाइड्रोजन की 10% है, सॉरी कितनी है 10%। और फेरम लोहा आयरन कितना है 4 से 5% है। और कैल्शियम की मात्रा कितनी है अपने शरीर में 2 से 3% है, 2 से 3%। अब शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, हड्डियों के लिए कैल्शियम। हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम होता है। अब कैल्शियम हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है, दूध से। सर्वाधिक कैल्शियम अपने को दूध से प्राप्त होता है, तो हमें सर्वाधिक क्या पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। फेरम आयरन, आयरन की कमी से क्या होता है, ब्लड कम होता है। क्या होता है, ब्लड के अंदर क्या होता है, आयरन। इसलिए प्रेग्नेंट जो भी महिलाएं होती हैं तो उनको क्या खिलाते हैं, अलग से आयरन की टैबलेट डॉक्टर देता है उनको लगातार। जिसके अंदर ब्लड की कमी होती है उसको आयरन की गोलियां डॉक्टर देता है। लेकिन आयरन की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं, लोहे की कढ़ाई में खाना बना के, लोहे के बर्तन में खाना खाने से, लोहे के बर्तन में पानी पीने से, उसमें क्या होता है, आयरन मिक्स होके आता है। दूसरा पालक, पालक जो होता है उससे भी अपने को आयरन की प्राप्ति होती है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो शरीर में कितना परसेंट होता है, 10% होता है। कार्बन 20% होता है। ऑक्सीजन 50 से 60% होता है। तो सर्वाधिक क्या होता है, ऑक्सीजन, और सबसे कम क्या होता है, कैल्शियम। शरीर के अंदर तत्व है, पृथ्वी पर सर्वाधिक तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। सबसे कम कौन सा तत्व है, 80। अगर सीरियल वाइज क्वेश्चन बन जाता है, कैसे, ये 4 ऑप्शन में दे दिए, पहला नंबर ऑक्सीजन का, दूसरा सिलिकॉन का, तीसरा एल्यूमिनियम का, चौथा फेरम का। आपसे पूछ लेगा पृथ्वी पर सर्वाधिक तत्व कौन सा है, तो आपको क्या टिक करना है, ऑक्सीजन। या पूछ लिया पृथ्वी पर सबसे कम तत्व कौन सा है, तो किसका नाम आ जाएगा, फेरम का। ऐसे बॉडी में, शरीर में सर्वाधिक तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। फिर पूछ लिया कि इनमें से 4 ऑप्शन दे दिए, सबसे कम तत्व कौन सा है, तो अगर कैल्शियम दे दिया तो कैल्शियम है, फेरम दे दिया तो फेरम है। अगर ये इनमें से ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन ऑप्शन में दे दिया आपको और एक में दे दिया इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन पे टिक कर दोगे। अब बात करते हैं हम किसकी, पृथ्वी के मंडल की। पृथ्वी के कितने मंडल हैं, पृथ्वी के चारों ओर वायु के मंडलों की संख्या कितनी है, 5 है। कितने मंडल हैं पृथ्वी के चारों ओर, 5 मंडल हैं। ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर 5 मंडल हैं। एक मंडल, पहला जो मंडल होता है उसको बोलते हैं हम अपना क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल बोलते हैं, क्षोभ। ये हो गया आपका क्षोभ मंडल। फिर इसके बाद दूसरा जो मंडल होता है उसको बोलते हैं अपने क्षोभ मंडल के बाद में अपना आ जाता है समताप मंडल। कौन सा आता है, समताप मंडल, समताप मंडल। अब जितनी भी घटनाएं होती हैं, भूकंप आना, बारिश होना, गर्मी पड़ना, सर्दी पड़ना, सारी जो प्रक्रिया कौन से मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में ये सब घटनाएं नहीं होती हैं। अपना जो प्लेन या वायुयान जो भी उड़ते हैं वो कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल में। कहाँ पे उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है मध्य मंडल। कौन सा आता है, मध्य मंडल। ये हो गया आपका मध्य मंडल। उसके बाद में आता है आयन मंडल। ये हो गया आपका आयन मंडल। आयन मंडल के बाद में आता है आपका बहिर्मंडल, जो बाहर का। एक तो मध्य मंडल हो गया, एक हो गया बहिर्मंडल। जो मध्य में आता है उसको मध्य मंडल को बोलते हैं, और जो सबसे बाहर होता है उसको बहिर्मंडल बोलते हैं।
सबसे पहले कौन सा आ गया? क्षोभ मंडल, उसके बाद में समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके बाद में आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। ये पृथ्वी के मंडल आ गए। कितने? 5 मंडल होते हैं। अब समताप मंडल होता है, उसमें कौन सी गैस होती है? ओजोन गैस। कौन सी होती है? ओजोन गैस होती है। समताप मंडल में क्या होती है? ओजोन गैस होती है। समताप मंडल में ओजोन गैस होती है। पृथ्वी से जो पृथ्वी को क्षति पहुंच ओजोन परत को क्षति पहुंचाती हैं, कौन कौन सी गैस पहुंचाती हैं? CFC, N2, SO2 और अपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन N2O CO2। ये 4 गैसें जो है पृथ्वी की कौन सी परत को क्षति पहुंचाती हैं? ओजोन गैस को। यहाँ जो क्षति हो जाती है तो सूर्य की जो सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं? पृथ्वी के ऊपर पड़ती हैं, जिससे क्या टेम्परेचर पृथ्वी का लगातार बढ़ रहा है। अब पृथ्वी के चारों ओर मंडलों की संख्या 5 है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सी परत है? क्षोभ मंडल। पृथ्वी जो सभी वायुमंडलीय घटनाएं कौन पे होती हैं? क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ओजोन परत समताप मंडल में होती है। समताप मंडल में जो तापमान है कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है एवरेज टेम्परेचर। संचार के माध्यमों से संबंधित मंडल कौन सा होता है? आयन मंडल होता है। संचार के साधन जैसे मोबाइल फोन, टेलीविज़न, इनकी जो रेज हैं, किरणें कहाँ से संचालित होती हैं? आपके संचार साधनों के जो भी संबंधित काम होते हैं वो आयन मंडल से संचारित होते हैं। कृत्रिम उपग्रह जो है आयन मंडल या बहिर्मंडल में छोड़ा जाता है। कृत्रिम उपग्रह कहाँ छोड़ा जाता है? आयन मंडल में छोड़ा जाता है या फिर लास्ट में बहिर्मंडल में छोड़ा जाता है। कृत्रिम उपग्रह, सैटेलाइट जिसको बोलते हैं। सबसे कम तापमान कहाँ पर होता है? मध्य मंडल में होता है। कहाँ पर होता है? मध्य मंडल में सबसे कम तापमान होता है। हवाई जहाज जो होता है समताप मंडल का जो भाग है क्षोभ मंडल के ऊपर, उसमें उड़ता है। हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में, क्षोभ मंडल से इससे ऊपर का जो भाग है यहाँ पर उड़ता है, लगभग क्षोभ मंडल से ऊपर। भूस्थिर उपग्रह की बात करें हम तो भूस्थिर उपग्रह जो होता है वो अपना 24 आवर में किसकी गति पूर्ण करता है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और कैसे गति करता है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर। भूस्थिर उपग्रह के बारे में और बात करें तो भूमध्य रेखा के आसपास पृथ्वी के घूमने की दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर पार्किंग कक्षा में छोड़ा जाता है, जिसकी गति कितनी होती है? 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड किसकी गति है? ये भूस्थिर उपग्रह की। भूस्थिर उपग्रह की गति कितनी है? 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड है। जहाँ इसका आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। आवर्तकाल किसको बोलते हैं? अपना पूरा ये जो चक्कर पृथ्वी के लगाएगा एक आवर्तकाल हो गया। ये कितना होता है? 24 आवर। किसका? भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। गति कैसे करता है ये? पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी गति होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। पार्किंग जो कक्षा है भूमध्य रेखा से दूरी लगभग 36,000 किलोमीटर है। 36,000 किलोमीटर
दूरी किसकी है? ये पार्किंग कक्षा की। पार्किंग कक्षा, जैसे हम गाड़ी पार्क करते हैं, कहाँ करते हैं? पार्किंग में करते हैं। हम घूमने जाते हैं, कहाँ जाते हैं? पार्क में। कहीं भी गाड़ी या बाइक पार्किंग में करते हैं। ऐसे ही जो भूस्तर उपग्रह है वो अपनी पार्किंग कक्षा में क्या लगातार घूमता है। कैसे घूमता है? पश्चिम से पूरब की ओर। और इसकी गति कितनी है? 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड के अंदर 7.92 किलोमीटर ये गति करता है। और ये पूरी पृथ्वी की कक्षा एक बार पूर्ण कर लेता है चक्कर। कितने टाइम में? 24 आवर में। अब इसकी जो पृथ्वी से दूरी है पार्किंग कक्षा की, कितनी है? 36,000 किलोमीटर दूर है इसकी पार्किंग कक्षा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब बात आती है तो ये जो है अपने सूर्य से जो किरणें निकलती हैं, सूर्य की किरणें किस टाइप से निकलती हैं? देखो, इसका भी क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। कॉस्मिक किरण, सी कौन सी किरण होगी? कॉस्मिक किरणें सर्वाधिक मात्रा में निकल रही हैं। फिर गामा किरणें, किसका नाम आता है? गामा किरणें। उसके बाद में आता है जीनोन किरणें। कौन सी होती हैं? जीनोन किरणें। फिर अल्ट्रावायलेट किरणें, कौन सी आ गई? यूवी, सबसे खतरनाक होती है। कितनी मात्रा होती है इसकी? 95%। इसका नाम क्या है? अल्ट्रा वायलेट किरणें। अल्ट्रावायलेट किरणें हो गई 95%। उसके बाद में आता है अपने कलर में V, I, B, G, Y, O, R। फिर आता है आपका I, फिर I को बोलते हैं इंफ्रारेड किरणें। इंफ्रारेड किरणें को इंग्लिश में बोलते हैं रे, इंफ्रारेड रे। उसके बाद में एम, मैग्नेटिक वेव बोलते हैं इसको। उसके बाद में फिर आपका आता है आर कौन सी होती हैं? जो मुक्त गैसें होती हैं। कौन सी? रेडॉन किरणें। फिर आता है टेलीविजन। कौन सी आती हैं? टेलीविजन रे, टेलीविजन किरणें। ये हो गई। अब ओजोन परत जो होती है समताप मंडल में होती है। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? सूर्य के प्रकाश में उपस्थित अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी भाग का अवशोषण करना, अर्थात पृथ्वी रहने वाले लोगों तक अल्ट्रावायलेट से बचाने का कार्य करती है। कौन? ओजोन गैस। ओजोन गैस कहाँ पर होती है? समताप मंडल के अंदर होती है। इसमें क्या होता है? अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? ये अवशोषित कर लेती है, जिससे क्या है वो पृथ्वी तक उन गैसों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को अपनी पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती। उनको रास्ते में ही क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब या अवशोषित कर लेती है।
लेकिन जब इसका क्षय हो गया तो वहाँ से क्या है, अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी तक पहुँचती हैं, जो पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है कि अपना जो बारिश गर्मी ऋतु जो हैं वो धीरे धीरे चेंज होती जा रही हैं, और धीरे धीरे वनस्पति भी नष्ट होती जा रही है। पशु वन्य जीवों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। पशु वन्य जीव धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। वो छोटे सूक्ष्म जीव है वो भी लुप्त होते जा रहे हैं। उसका मेन रीज़न क्या है, अल्ट्रावायलेट किरणों का पृथ्वी के ऊपर आना। अल्ट्रावायलेट किरणें किसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर आ रही हैं, ओजोन परत का क्षय होने के कारण। ओजोन गैसें जो कहाँ होती हैं, ओजोन परत जो है समताप मंडल में। समताप मंडल में वो ओजोन परत किसकी वजह से नष्ट हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, कार्बन डाइऑक्साइड SO2 NO2। जब अम्लीय वर्षा होती है, हम सुनते हैं अम्लीय वर्षा हुई, अम्लीय वर्षा में क्या होता है, SO2 NO2 जो गैस हैं हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में जो ऊपर हैं वो क्या है, बारिश के साथ में पृथ्वी पर गिरती हैं, जिसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। वो क्या होता है, विषैली बारिश है, जिसकी वजह से हमारे खेतों की उत्पादकता कम हो जाती है। अब पृथ्वी की ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस मैंने बताया कौन कौन सी थी, SO2 NO2 CFC। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तीनों गैसों को दे दे और फिर पूछ ले उपरोक्त सभी, या ये आपसे पूछ सकता है निम्न में से कौन सी गैस जो प्रदूषक मुख्य रूप से ओजोन परत को नष्ट करता है। तो अगर प्रमुख गैस का नाम पूछे तो कौन सा आएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आएगा। अगर क्वेश्चन पूछ लेता आपको ओजोन परत को सभी गैसीय प्रदूषक नष्ट करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कौन सा करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन नष्ट करता है। यदि पूछ ले आपसे ओजोन परत नष्ट होती है तो पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है, एक स्किन कैंसर। अगर हम धूप में ज़्यादा टाइम तक वर्क करते हैं या धूप में हम ज़्यादा रहते हैं तो हमारे कौन सा कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। दूसरा सिंड्रोम, त्वचा का सूखा या काला पड़ना, ये दोनों रोग हो सकते हैं। फिर अपने शरीर की जो त्वचा है वह बालों का रंग, अपने शरीर की त्वचा व बालों का रंग किसकी वजह से होता है, मेलानिन वर्णक के कारण होता है। कौन सा वर्णक होता है, मेलानिन। हमारे बालों का रंग काला, शरीर का रंग गोरा या काला किसकी वजह से होता है, मेलानिन वर्णक की वजह से। जिसके अंदर मेलानिन वर्णक जो ज़्यादा होता है उसका शरीर काला होगा। जिसके अंदर ये मेलानिन वर्णक कम है उसका शरीर कैसा होगा, गोरा होगा। वही बालों का, अगर मेलानिन वर्णक अधिक है तो बालों का रंग ज़्यादा काला होगा, कम है तो ब्राउन टाइप के बाल होंगे आपके। अपने शरीर को अल्ट्रावायलेट से बचाने का कार्य कौन करता है, मेलानिन वर्णक करता है। कौन करता है, मेलानिन वर्णक। अब हमारे शरीर में मेलानिन वर्णक का क्या कार्य है, शरीर को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाना। ओजोन दिवस जो कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ओजोन दिवस, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। अब ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाने के पीछे एक ही रीज़न है, क्या, अपने पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाना है। अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाना है तो लोगों को जागरूक करना है। लोगों को जागरूक करना है तो क्या उन्होंने एक दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया। कौन सा दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया, ओजोन दिवस। कौन सा, ओजोन दिवस, जो कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है। आज कितनी तारीख है, 13 सितंबर है। तो 2 दिन बाद में तीसरे दिन अपने कितनी तारीख होगी, 16। और उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाएगा, ओजोन दिवस।
16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? लोगों को जागरूक करने के लिए, जिससे लोगों को पता हो कि हमें प्रदूषण कम से कम फैलाना है गैसों का, जिससे कि हमारी ओजोन परत जो है बचाई जा सके। इस वजह से हम कौन सा दिवस मनाते हैं? ओजोन दिवस। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। ओजोन परत की इकाई को किस में नापा जाता है? डॉप्सन में। ओजोन परत को डॉप्सन इकाई में क्या है? नापा जाता है। जैसे पानी को किस में नापते हैं? लीटर में। ठोस पदार्थ जो होता है, चीनी, बूरा या गुड़, जो भी, उसको किस में नापते हैं? केजी में या ग्राम में। इसी प्रकार से ओजोन परत की जो मोटाई है किस में नापते हैं? डॉप्सन इकाई में नापते हैं। पृथ्वी की सतह से 25 से 35 किलोमीटर एवरेज 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की मात्रा सर्वाधिक है। अगर हम पृथ्वी से 25 से 30 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, पृथ्वी से 25 से 35 किलोमीटर, 25 से 35 किलोमीटर, एवरेज 30 किलोमीटर जाएं, तो ओजोन गैस जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक होगी, मात्रा भी ऊंचाई पर ज़्यादा होती है, सर्वाधिक होती है। 30 किलोमीटर एवरेज, 25 से 35 किलोमीटर के दायरे में। अगर हम बात करें प्रोटोकॉल, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले गैसीय प्रदूषकों पर रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल सोसाइटी है, तो वो क्या कर रही है? वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का यूज कर रही है। कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंधित है। अब हम बात करते हैं किसकी? कनाडा में मॉन्ट्रियल शहर क्या है? मॉन्ट्रियल शहर किस में? कनाडा में। कनाडा में एक शहर है जिसका नाम का है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल सिटी है। कहाँ पर है? कनाडा में। मॉन्ट्रियल सिटी जो है कनाडा में, यहाँ पर 1987 में, कब? 1987 में, 1987 में, 1987 में 37 देशों की क्या होती है? मीटिंग। कितने देशों की मीटिंग होती है? 37 देशों, 37 कंट्री, 37 देशों की क्या होती है? यहाँ पर मीटिंग होती है। अब वो मीटिंग क्यों होती है? 37 कंट्रियों की, 37 कंट्रियों की जो मीटिंग होती है, वो ओजोन परत को चिंता होती है उनको, उसको बचाने के लिए, ओजोन परत को बचाने के लिए। ओजोन परत को बचाने के लिए कितने देशों की मीटिंग होती है? 37 देशों की। कहाँ पर होती है? कनाडा के मॉन्ट्रियल सिटी में
1987 में 37 देशों की ओजोन परत को बचाने की क्या होती है, मीटिंग होती है। अब ओजोन छिद्र या ओजोन होल की अगर हम बात करें तो ये आर्कटिक व अंटार्कटिक, उत्तरी व दक्षिणी, आर्कटिक व अंटार्कटिक, उत्तरी व दक्षिणी दोनों गोलार्ध में होता है, लेकिन मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में। इसका कारण यहाँ युद्ध अभ्यास ज़्यादा है। युद्ध अभ्यास, सेनाओं का, एक देश की सेना दूसरे देश की सेना से युद्ध अभ्यास करती है, खुद की सेना युद्ध अभ्यास करती है। युद्ध में जाने से पहले हथियारों की क्या होती है, प्रैक्टिस होती है, गोला बारूद तोपों से चलते हैं। तो वहाँ क्या होता है, पॉल्यूशन या CFC गैसें या जो प्रदूषित करने वाली, वायुमंडल प्रदूषित करने वाली गैसें ज़्यादा निकलती हैं। इस वजह से क्या होता है, अपने दक्षिणी गोलार्ध में ओजोन जो गैस है उसमें होल हो गया है। होल का मतलब वहाँ पर ओजोन परत जो थी उसकी मोटाई क्या हो गई है, बहुत कम, जिसकी वजह से पराबैंगनी किरणें वहाँ सीधे पृथ्वी पर टकराती हैं, आती हैं। सूर्य जो होता है, पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, सूर्य। हमें एनर्जी किससे मिलती है, देखो एनर्जी सूर्य से मिलती है, एनर्जी हमें भोजन से मिलती है, एनर्जी हमें वायु से मिलती है, एनर्जी हमें लाइट जो है थर्मल पावर प्लांट से मिल रही है, हाइड्रो पावर प्लांट से मिल रही है, और विंड पावर से मिल रही है, सौर ऊर्जा से मिल रही है, और आपके एटॉमिक एनर्जी प्लांट जो लगे हैं उनसे मिल रही है। लेकिन अंतिम स्रोत क्या है, सूर्य। सोलर प्लेट से जो पवन चक्की चलती हैं, समरसेबल चलती हैं, घरों में लाइटें यूज करते हैं, तो ये सोलर प्लेट जो लगा रहे हैं हम, ये अंतिम जो है सूर्य, अंतिम स्रोत सूर्य है। किसका, ऊर्जा का। सभी को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, सूर्य से। अगर सूर्य नहीं निकले पृथ्वी पर तो क्या पेड़ पौधे भोजन बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। क्या आदमी जी पाएगा बिना सनलाइट के, नहीं जी पाएगा, क्योंकि सूर्य के बिना ना तो कोई पेड़ पौधा है, पादप, ना कोई जीव, ना कोई भी जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि सभी को एनर्जी किससे मिलती है, सूर्य से मिलती है। एक दूसरे से क्या है, सभी लिंक हैं। अब हम बात करते हैं परतंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य हो गया। सूर्य तपता गोला है। सूर्य को क्या बोलते हैं हम, तपता हुआ गोला। तपता हुआ गोला कैसे, जैसे आप लकड़ी जलाओ, उसका जो कोयला होता है जलने के बाद वो क्या है, आग फेंकता है, कोयला चारों तरफ से लाल रहता है। ऐसे पृथ्वी क्या, सूर्य क्या एकदम लाल दिखाई देता है। हमें दिखता है कि प्रकाश कितना है, वो प्रकाश किसकी वजह से है, उसके ऊपर जो है आग की तरह एक गोला है। सूर्य जो है 1 सेकंड में 10⁻26 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा क्या करता है, मुक्त करता है। सूर्य जो है 1 सेकंड में 10⁻26 जूल पर सेकंड ऊर्जा उत्पन्न करता है या ऊर्जा मुक्त करता है। कितनी ऊर्जा मुक्त करता है, 1 सेकंड में 10⁻26 जूल ऊर्जा क्या करता है, मुक्त करता है। कौन करता है, सूर्य। इन सभी का कारण सूर्य में होने वाली नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। 2 के पढ़ी आपने, नाभिकीय विखंडन और दूसरा होता है नाभिकीय संलयन। अब सूर्य पर कौन सी क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन। सूर्य पर क्रिया नाभिकीय संलयन होती है। नाभिकीय संलयन होती है, नाभिकीय संलयन क्रिया में क्या होती है, जब 2 हाइड्रोजन आपस में टकराते हैं तो क्या करते हैं, टूटते नहीं हैं। एक नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, हाइड्रोजन का विखंडन होता है।
एक परमाणु से दो अलग अलग हो गए, इसमें दो परमाणु मिलकर एक बनाते हैं। ये नाभिकीय संलयन क्रिया में बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी निकलती है, या अपने को हाइड्रोजन प्लस हीलियम जो होता है 70% हाइड्रोजन होता है सूर्य का, और हीलियम कितना होता है 20 से 28%। अब हम बात करें सूर्य की। तो हाइड्रोजन कितना है 70%, हीलियम कितना है 20 से 28%। 70% हाइड्रोजन प्लस हीलियम 20 से 28% होता है। सूर्य का जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, इसका जो टेम्परेचर है, सूर्य के पृष्ठ का टेम्परेचर कितना है 5890 केल्विन। कितना है 5890 केल्विन, या हम माने 6000 केल्विन भी बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं 6000 केल्विन टेम्परेचर है। किस पर? सूर्य के पृष्ठ पर यानी सतह पर। और सूर्य के आंतरिक हिस्से में कितना है? यही टेम्परेचर 8000 केल्विन। कितना है 8000 केल्विन। अब बात करते हैं हम कार्बन और नाइट्रोजन चक्र। यहाँ कौन सा चक्र है अपने? कार्बन नाइट्रोजन चक्र। ये कौन सा मंडल है? वर्णमंडल है। ये होता है आपका वर्णमंडल। कौन सा मंडल है? वर्णमंडल। केंद्रीय भाग का जो तापमान है, ये जो केंद्रीय भाग है इसका टेम्परेचर केंद्रीय भाग का टेम्परेचर कितना होता है आपका 10 की पावर 6 केल्विन। कितना होता है 10 की पावर 6 केल्विन। और उच्च दाब पर, ये तो उच्च ताप पर है, उच्च दाब पर कितना होगा 10 की पावर 7 से 10 की पावर 16 एटीएम का। ये तो उच्च ताप हो गया। ये उच्च दाब, उच्च दाब कितना होता है 10 की पावर 7 से 10 की पावर 16 एटमॉस्फेयर। अब सूर्य के तापमान को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? पायरोहीलियोमीटर का। ये क्वेश्चन पूछ ले, सूर्य का टेम्परेचर किससे मापा जाता है? तो किससे मापा जाता है? पायरोहीलियोमीटर। ऐसे याद नहीं होगा, दो टुकड़ों में याद करो, पायरो फिर हीलियो, पायरो हीलियो, पायरो हीलियो। सूर्य का टेम्परेचर पायरो हीलियो, सूर्य का टेम्परेचर पायरो हीलियो से मापा जाता है। सूर्य में नाभिकीय संलयन अपक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना होती है, क्योंकि इस अपक्रिया में द्रव्यमान ऊर्जा में क्या होता है? परिवर्तित होता है। द्रव्यमान के संरक्षण, कौन सा नियम? द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन
होता है। कौन से नियम का पालन होता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन होता है। द्रव्यमान जो है विघटित होकर किस में परिवर्तित होता है? द्रव्यमान इंग्लिश में बोलते हैं इसको मास, एम से डिनोट करते हैं। किस में टूट के परिवर्तित हो जाता है? ये ऊर्जा। किस में? ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है द्रव्यमान का? द्रव्यमान का फॉर्मूला या ऊर्जा का फॉर्मूला डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। सी क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश का वेग। सी क्या है? प्रकाश का वेग। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बराबर 1 × 10⁻³ इंटू 9 × 10⁻16। सी का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 3 × 10⁸ से, यानी कि स्क्वायर किया है सी का, तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 9 × 10⁻16। और डेल्टा एम द्रव्यमान कितना है? 1 × 10⁻³ तो डेल्टा ई परिवर्तित ऊर्जा कितनी होती है? 9 × 10⁻13 जूल। डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻13 जूल। सूर्य का तापमान मैंने बता दिया किससे नाप सकते हैं? पायरो हीलियोमीटर के द्वारा सूर्य का तापमान माप सकते हैं। अब बात आती है किसी भी ग्रह या उपग्रह तारे का रंग ताप का द्योतक इंडिकेटर होता है। किसी भी जो ग्रह, उपग्रह या तारा का जो रंग होता है वो किसका होता है? ताप का इंडिकेटर होता है। कैसे? किसी भी ग्रह, उपग्रह, तारे का तापमान ज्ञात करने के लिए बीन के विस्थापन नियम का पालन किया जाता है। किसका? बीन कोई आदमी था, उसने एक नियम दिया, विस्थापन का नियम। कौन सा नियम दिया? विस्थापन का नियम। वो नियम किस पर लागू होता है आपका? तारे का तापमान ज्ञात करने के लिए। किसका? ग्रह, उपग्रह, तारे का तापमान ज्ञात करने के लिए। किसका नियम? बीन का नियम। बीन ने एक नियम बनाया जिसका विस्थापन का नियम कहते हैं। किसको? ग्रह, उपग्रह, तारे का तापमान ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं। अब बात आती है ऊष्मा या ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है? ऊष्मा या ऊर्जा या का स्थानांतरण ऊष्मा और ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है? एक तो होता है चालन, कंडक्शन। एक होता है संवहन, कन्वेंशन। एक होता है विकिरण। क्या होता है? विकिरण। विकिरण, रेडिएशन। ऊर्जा को हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन इसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता। ये ध्यान रखने वाली बात है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित, लेकिन इसको ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। जैसे गैस है, वो क्या एक ऊर्जा है, सिलेंडर के अंदर भरी है, लेकिन आप जलाओ तो गैस को जब जलाते हैं तो क्या निकलता है? ताप निकलता है। जलाएंगे तो ताप निकलता है, जैसे खाना बनता है, टेम्परेचर। अब
गैस पहले ऊर्जा किस में थी, वो लिक्विड फॉर्म में या गैसीय फॉर्म में। किस में थी, गैस फॉर्म में थी। जो लिक्विड बना के उसको दाब पर किस में भर देते हैं, सिलेंडर के अंदर भर देते हैं, वो जला के खाना पका लेते हैं, वो ऊर्जा किस में आ जाती है, तापीय ऊर्जा में। लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में क्या हुई, वो परिवर्तित हुई। चालन की बात करें तो ये सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। इसमें सॉलिड, देखो कोई इस प्रकार का छड़ है आपका, ठीक है, इसमें ये छोटे 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 क्या है, कण हैं। अगर इस छड़ को आप फ्लेम, कोई बर्नर है, सिलेंडर है, गैस सिलेंडर जिस पर स्टोव लगा है, उसमें गैस भरी है, यहाँ इसको आपने चालू कर दिया, ये आग लगी है इसमें ऊपर गैस पे चलिए। अगर इसको आप हाथ से पकड़ लो, किसको, छड़ को, लोहे की छड़ है जिसको आपने हाथ से पकड़ लिया और यहाँ गैस के ऊपर आप गर्म करो, तो पहले गर्म कहाँ होगा, ये यहाँ गर्म होगा गैस के ऊपर। उसके बाद में धीरे 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 ये गर्म होता चले जाएगा, फिर आपका हाथ जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्रिया कौन सी है, चालन क्रिया। चालन क्रिया में क्या होता है, ये छोटे छोटे जो अणु हैं, ये एक से ये ऊर्जा लेगा, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे धीरे धीरे ये ऊर्जा का क्या होता है, संवहन या स्थानांतरण होता है। लेकिन विधि कौन सी है, चालन। पता कैसे चला, एक कण से दूसरे कण पर जाती है। ये कौन सा है, सॉलिड। किस में होता है ये, सॉलिड में। किस में होता है, सॉलिड में। अब संवहन की बात आती है, ये किस में होती है, लिक्विड और गैस में। किस में होती है, लिक्विड और गैस में। ये जो क्रिया होती है किसके कारण होती है, तापांतर के कारण। तापांतर का मतलब ताप में अंतर, तापांतर मतलब ताप में अंतर। यहाँ ताप ज़्यादा, यहाँ क्या है, कम। तो ज़्यादा ताप से कम ताप की तरफ टेम्परेचर अपना बढ़ेगा, ज़्यादा यहाँ रहेगा, कम की ओर धीरे धीरे स्थानांतरित होता है। फिर संवहन की क्रिया किस में होती है, लिक्विड या गैस में। घनत्व के कारण, किसके कारण होती है ये, घनत्व के कारण। अगर मैं पूछ लूँ सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, तो किसका होता है, मरकरी का। किसका होता है, मरकरी का। अगर आप 100 ग्राम जिसमें पानी आ रहा किसी बोतल में या गिलास में, 100 ग्राम 100 ml पानी आया आपके, उसमें आप मरकरी भर लोगे तो हाथ से उठेगा भी नहीं, इतना ज़्यादा उसका क्या होता है, घनत्व होता है। जिसका ज़्यादा घनत्व होगा उसमें उतना ही वजन बढ़ता है। घनत्व के अंतर के कारण कौन सी क्रिया होती है, संवहन। जैसे गैस के ऊपर आप पानी रखो स्टोव पर किसी बर्तन में, तो आप देखना उसके अंदर पहले गर्म क्या होगा, बर्तन गर्म होगा, फिर क्या होगा, पानी। तो पानी नीचे से ऊपर की ओर उठता है, नीचे से ऊपर की ओर उठता है, गर्म होके कहाँ जाता है, वो ऊपर, और ठंडा पानी कैसे रहता है, नीचे। तो इस वजह से ये क्रिया क्या है, संवहन, एक लहर सी चलती है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ, इस प्रकार से लहर चलती रहेगी, इसको बोलते हैं संवहन क्रिया। फिर आता है विकिरण, रे, निर्वात दाबांतर। अगर मान के चलो दाब में अंतर के कारण क्या होता है, इसमें रे जो होती हैं, किरणें जो होती हैं, किसमें फ्लो होता है, वो निर्वात में। किसमें, निर्वात में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक रेडिएशन या विकिरण विधि के द्वारा ही ट्रांसफर होता है। किसके द्वारा, रेडिएशन के द्वारा। रेडिएशन के द्वारा कौन सा प्रकाश प्राप्त होता है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का जो प्रकाश है किसके द्वारा प्राप्त होता है, रेडिएशन विधि के द्वारा प्राप्त होता है। बाकी अब करेंगे कल, ठीक है। इतना कर लिया, इसको एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है, ओके।